आइए, इसमें बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे बैठे हुए जिनको 2022 में एनी हाउ सिलेक्ट हो जाना है। कोई ऐसे भी हैं जिनको 2028-30 में, या मम्मी पापा ये बोलें जा बेटा अपनी जिंदगी जी ले। कोई है यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनको कहा गया जाओ पटना जा रहे हो ना, आराम से 10 साल 15 साल गुजार लो समय। किसी के माँ बाप ये नहीं बोले हैं, या ना आपकी जिंदगी आपसे बोलती है। लगता है कि कल जो सिलेक्ट हो ना वो आज भी इसी वक्त सिलेक्ट हो जाए। रियलिटी यही है, हर किसी की चाहत है कि जितना जल्दी सुजी सर हो सिलेक्ट हो जाए, लेकिन आपके जल्दी से कोई संभावना नहीं बनती। एक छोटा सा पेड़ भी अगर लगाते हो ना तो दिन भर पानी भी दोगे ना, मर जाएगा, लेकिन उसमें फल तभी आएगा जब उसका समय पूरा होगा। बातें समझ में आना? तो इसका बीच का रास्ता क्या है सुजीत सर? बीच का रास्ता है कंटिन्यूटी। आप कंटिन्यूटी के साथ उसमें पानी दो, कंटिन्यूटी के साथ उसमें सिंचाई करो, कंटिन्यूटी के साथ उसकी देखभाल करो, कंटिन्यूटी के साथ उसमें जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो। आपकी लाइफ में आपके एग्जाम के लिए और आपके सक्सेस के लिए यही कंटिन्यूटी चीज बता रहा हूं। आज अभी इसी वक्त से आप अपनी जिंदगी में डाल लो तो आपका भी नाम होगा। जैसे आज यहां पे जैसे ही खड़ा होते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया हूं, आकाश जी और विकास जी, ये दोनों जो ऐसे स्टूडेंट हैं, क्यों मैं चर्चा करता हूं? क्या इससे पहले मैंने लोगों को नहीं सिलेक्ट करवाया हूं? क्या बहुत लोग को सिलेक्ट करवाया हूं, लेकिन किन्हीं का नाम नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इनमें वो बात है जो औरों में बात नहीं है। ये किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो फाइनल एकदम तय हो जाता है कि इनका सिलेक्शन होगा। फेल ही करते ही नहीं है। अगर फेल करते भी हैं तो इंटरव्यू में जाके, इसके पहले इनको कोई धरती पे रोकने वाला नहीं है। जिस एग्जाम में इनको बैठा दो, चाहे जेपीएससी में बैठा दो, यूपीपीसीएस में बैठा दो, यूपीएससी में बैठा दो, बीपीएससी में बैठा दो, एकदम फाइनल तक पहुंच जाएंगे। और अच्छे सब जानते हैं इंटरव्यू जो होता है लक का खेल होता है। अच्छे तरीके से आपको पता है इंटरव्यू में अगर उसको पास करना होगा तो आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आप कंफर्ट फील करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? और जब उसको फेल करना होगा तो वो आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा जो उसको चाहत होती है। यानी सीधा कहा जाए, अगर वो पूछना, अगर पास उसको करना होगा तो आपसे पूछेगा आपके घर में जो नौकर है उसका नाम क्या है। और जो फेल करना होगा तो आपको ये पूछेगा कि मेरे घर में जो नौकर है उसका नाम क्या है। बात समझ में? मेरे कहने का मतलब अर्थ समझ में आना? यही है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू आपके हाथ का है नहीं, बाकी सब आपके हाथ का है। खैर, बाकी तो सर बता ही दिए, सिलेबस वगैरह तो आप सब चर्चा किए ही। मैं अपनी बात पे आता हूं। हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो हिस्ट्री की ही चर्चा आपको करूंगा और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा भी। हिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन है, अगर साइंस का स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ता है तो उसे लगता है किसने हिस्ट्री को रख दिया, काश जिसने रखा वो मर गया होता। जैसे 10th 12th में नहीं होता, याद है? मैथ सोने के बाद दिमाग में लगता था अगर जिंदा होता ना तो पक्का मैं उसे जहर दे देता। याद कीजिए वो कहानी। और फिर से वही कहानी यहां भी आके, इतिहास। लेकिन क्या आर्ट्स वाले को भी तो दिक्कत होगा? आर्ट्स वाले सोचते हो किसने बायोलॉजी रख दिया है, क्योंकि बायोलॉजी वाला पोर्शन भी आपको पढ़ना होता है। और यही कंडीशन अगर देखा जाए तो कॉमर्स वाले को भी समस्या है। किससे? हिस्ट्री से समस्या है। लेकिन क्या आपको ऐसा फील होता है कि हिस्ट्री वाकई में एक समस्या है? हिस्ट्री वाकई में एक समस्या है? हिस्ट्री कोई समस्या नहीं है। हिस्ट्री आपको समस्या दे दिया गया है, जाने अनजाने। आपके अंदर अंधविश्वास है, इसलिए हिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम होती है। हिस्ट्री कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। हिस्ट्री इकलौता ऐसा है जिसमें कोई बदलाव ही नहीं है। आप कहीं से बदल नहीं सकते हैं, जो है बस उसी को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आपका हिस्ट्री है। और हिस्ट्री में आखिर दिक्कत होती क्यों है? बहुत ऐसी बातें हैं जिस पे चर्चा करना है। इतिहास है ही क्या है? हमें तो अच्छा लगता है ना। इतिहास अच्छा नहीं लगता क्या? अगर इतिहास को समझें तो वही दादी और नानी वाली कहानी। अगर दादी जी अपनी पुरानी कहानी कहती है तो कितना अच्छा लगता है एकदम। आज भी बच्चों को अगर लोरियां सुनाओ या पुरानी कहानी सुनाओ तो सुनते सुनते सो जाता है। जी सर, इतिहास में भी यही कहानी होता है। जब आप सुनाना शुरू करते हैं नींद आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम उस दुनिया में चले जाते हैं। अभी अगर आपसे पूछा जाए प्लासी का युद्ध हुआ था, अब ऐसा फील नहीं हो रहा कि कैसा होगा प्लासी का युद्ध। कैसे प्लासी के युद्ध के बाद यह तय हो गया था कि हम गुलामी के जंजीर में बंधने वाले हैं। क्यों? सारे इंडियन, करोड़ों की पॉपुलेशन में इंडियन है और मुश्किल से हजारों की संख्या में अंग्रेज हैं। उसके बाद भी इन करोड़ों के पैरों में
बेड़ियां बांध दिया। आखिर क्यों? ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का रीजन क्या था? क्या वाकई में हम गुलाम होने लायक थे? क्या वाकई में हमारा देश सोने का चिड़िया था? ये सही बोला जा रहा है, ये गलत बोला जा रहा है? अगर इसको जानना होगा तो आपको क्या करना होगा? आपको अतीत में जाके एक बार दरवाजा खोल के झांकना होगा। आपकी पूरी घटना इतिहास से है, आप अपने आप को इतिहास से नहीं जोड़ सकते हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है इतिहास में। हम बैठे बैठे आपकी पूरी कहानी इतिहास में हम दोहरा देंगे। कोई सी कहानी नहीं है जो आज के टाइम में आपकी लाइफ में घटती है और इतिहास में वो कहानी नहीं घटना घटी है। फोर्थ एग्जांपल, हल्का सा यहां पे एग्जांपल समझा दूं आपको। कोरोना है ना, क्या कोई बड़ी बीमारी थी क्या? बड़ी सुजीत सर बना दिया गया। क्या इससे पहले हैजा नहीं आया था? क्या इससे पहले प्लेग नहीं आया था? क्या इससे पहले मलेरिया नहीं बताते हैं हड़प्पा में? नहीं है साक्ष्य क्या? अगर पहली बार आया होगा तो अभी तो लाखों लोग मरे हैं, उस समय तो गांव के गांव मर जाते थे। मर जाते थे कि नहीं? अरे इस टाइम में तो कम से कम इतना कि कैंसर है फिर भी लोग जिंदा है। उस टाइम में तो वोमिटिंग होता था और जैसे ही मुजफ्फरपुर से चलते थे और पटना आते थे, बीच रास्ते में लोग मर जाते थे। याद करो अपने बचपना में, आपको समझ में आ जाएगा। और आज ऐसा कंडीशन है कि मुजफ्फरपुर में रहो और आपकी बीमारी सही हो जाएगी। हमने किससे सीखा? इतिहास से सीखा। हमने अतीत से जाके सीखा। हर चीज कहीं ना कहीं इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। अगर हम इतिहास को समझते, इतिहास को पकड़ते, तो शायद कोरोना से हम आसानी से बच सकते थे, क्योंकि डर हमको लाके पैदा कर दिया गया और उसी डर में न जाने कितने को निकल गया। सिंपल सी बात है। और जो इस बात को जानता आसानी से जिंदा रहा। सबको क्या किया गया? परिवार से अलग कर दिया गया। भाई कोरोना है, एक काम करो, परिवार से अलग रह जाओ। और यही अकेलापन जो है वो क्या हुआ? इंसान को खा गया और लोग यहां से चले गए। खैर, ये तो कोरोना की बात हुई। आते हैं लौट के अपने इतिहास में। इतिहास, आखिर हम आपको इतिहास कैसे पढ़ाएंगे और कैसे ले जाएंगे? सबसे पहली बात कि मैं इतिहास को कभी पढ़ाऊंगा नहीं। ये कभी भूल जाइएगा कि मैं आया हूं तो आपको इतिहास पढ़ाऊंगा, कभी नहीं। वो तो आप खुद ही पढ़ते हैं, घर में बैठे रहते तो पढ़ते ही रहते ना। मेरा काम है इतिहास को सिखाना। आप सुजीत सर को पैसा दिए हैं इतिहास सीखने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं दिए हैं। अगर आपको लगता है कि पढ़ने के लिए दिए हैं तो फिर मैं बेवकूफ बनाऊंगा और आपको बेवकूफ बनना होगा। आपको डिसाइड करना होगा। आपको पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि आपको सिखाऊंगा। और एक बार जब इतिहास आप सीख जाइएगा तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सब कुछ क्लियर होना शुरू हो जाएगा। और फिर अपने आप दिमाग में निकलेगा कि आखिर क्यों। इतिहास में सिर्फ एक चीज याद रखना है, क्यों। कहां से कोई मतलब नहीं है, कैसे से कोई मतलब नहीं है, क्यों। जैसे आपसे क्वेश्चन फॉर द एग्जांपल रख दो, 1857 की क्रांति, आपके दिमाग में क्या होगा? सुई सर कहां हुआ? कहां हुआ से क्या मतलब है? क्यों हुआ ये पहले पता करो ना। जैसे क्यों पता चल जाएगा, बाकी सबका राज खुलना शुरू हो जाएगा। और ये चीज आपको कोई नहीं बताया है। कई सालों से पढ़ा रहा हूं, बच्चे से ये पूछते हैं कब हुआ है सर, कहां हुआ है सर। एक भी बच्चा आपको नहीं दिखेगा जो ये पूछता है क्यों। सुई सर इतिहास पढ़ा रहे हैं, आखिर क्यों। इतिहास है, आखिर क्यों। इतिहास को पढ़ रहे हैं, इसको सिस्टम में कैसे यूज करेंगे, आखिर क्यों। और जिस दिन ये क्यों आएगा, इतिहास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आपको इतिहास में कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके लिए सबसे पहले डिसिप्लिन। हमारी क्लास में डिसिप्लिन बेहद जरूरी है, जो कि मैं पहले ही आपको बता देता हूं। डिसिप्लिन में सुजीत सर ये क्या फंडा, ये बच्चों वाली, ये बच्चों वाली नहीं है। यही वो रास्ता है। अगर इसको सही से नहीं कीजिएगा तो फिर जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं कीजिएगा। डिसिप्लिन होना बेहद जरूरी है। डिसिप्लिन इन द सेंस कि क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको यहां पे बैठना होगा। एक दूसरी बात, आज के जमाना में टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गया है। हर स्टूडेंट के जेब में एक टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है जिसका नाम है छोटा सा मोबाइल। हर के जेब में रखा पड़ा हुआ है। आप जब मेरे क्लास में एंट्री कर लिए तो मोबाइल फोन किसी भी हालत में नहीं उठाना आपको है, चाहे कितना भी इमरजेंसी हो। मेरा भी इंस्ट्रूमेंट यहां पे रखा रहेगा, नहीं उठा सकते हैं आप। देख लीजिए, अभी भी आप देखिए एरोप्लेन में है, मोड में रखा हुआ, ऊपर लगा हुआ है ना। अगर मैं यहां पे उठाऊंगा तो मुझे तो प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन आप उठाइएगा तो आपका वक्त जाएगा। मैं भी यहां फोन को कुछ नहीं टच करूंगा और आपको भी टच करने नहीं दूंगा। एक चीज ये। तीसरी बातें,
आप जब क्लास में बैठ गए हैं, जो ये 2 घंटे का क्लास चलेगा, इसमें कोई भी गप नहीं कर सकते हैं। बस इसमें मैं रहूंगा और आप रहिएगा, इसके सिवा तीसरा कोई भी यहां खड़ा नहीं रहेगा। चौथी बात, जब क्लास स्टार्ट होगा तो एक एक करके कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो कोई भी हंसिएगा नहीं किसी पे। और ये आपके लिए, कई बार ऐसे बच्चे होते हैं ना, हंसने के बाद क्या होता है ना, उसे शर्म आती है क्वेश्चन पूछने में, इसकी वजह से वो हमारा बच्चा पीछे चला जाता है, जबकि पैसा वो भी देता उतना ही जितना आप देते हो। इसलिए मैं हंसने पे मना करूंगा, चाहे एक छोटा ही क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे मुझसे कि सूजी से पलासी कहां था, मैं आराम से बताऊंगा, लेकिन कोई हंस नहीं सकता। हर एक बच्चा का अधिकार है कि क्लास में क्वेश्चन वो पूछेगा। और ना मैं कभी ये बोलने वाला हूं कि अभी नहीं बताऊंगा। हां, कभी कभी बाहियात क्वेश्चन हो जाता है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, या फिर कभी इच्छाएं जागृत हो जाती है कि कुछ और ज्यादा सीखना है, तो आप नीचे आइए, नीचे में टाइम देंगे हम आपको। मेरा तो क्लासरूम ही घर है, वहां बैठे रहेंगे, आराम से आप जो पूछिएगा सब बताएंगे। तो डिसिप्लिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहेगी। दूसरा, डेली असाइनमेंट रहेगा, जो असाइनमेंट दूंगा वो आपको कवर करके लाना होगा, और अगले दिन यहां आते ही पहले क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद क्लास स्टार्ट करूंगा। तीसरा, डेली टेस्ट होगा। प्रीलिम्स की जब तैयारी करवाऊंगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, और जब मेंस की तैयारी होगी तो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। डेली यहीं बैठ के लिखना आपको है, यही लिखना, मेरे आंखों के सामने लिखना, मैं खुद ही चेक करूंगा और फिर अगले दिन आपको रिटर्न करके दे दूंगा। मैं यहां आके कभी भी आपको लिखवाऊंगा कुछ भी नहीं कि हाँ आ गए, हाँ जी एक काम करो, इतिहास में यह है, लिखना शुरू करो। नहीं, सीखना शुरू करो, लिखना नहीं। लिखना तो आपको क्वेश्चन लिखा ही रहे हैं, डेली टेस्ट तो करवा ही रहे हैं, 2 क्वेश्चन घर से लिख के आपको ला ही रहे हो, और वो चेक कर ही रहा हूं मैं। यहां सीखने के लिए आया हूं, यहां सिखाना शुरू करूंगा, लिखवाना नहीं। डेली क्लासेस होगी, यानी कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक डेली क्लासेस होगी, कभी भी अल्टरनेट क्लासेस नहीं होने वाली है। अगर मेरी बीच में शायद ऐसा हो ना, अगर तबीयत खराब हो जाती है तो मेरे जगह पे दूसरे टीचर आएंगे, लेकिन क्लास होगी, क्लास कभी बंद नहीं होगी। क्लियर? फेस्टिवल में, जो बड़े फेस्टिवल उसमें तो सबका बंद होता तो होता है, लेकिन कभी ऐसा ये नहीं होगा कि आपने घर से चल दिए, दानापुर से कई लोग आते हैं, कई लोग बक्सर से यहाँ पे आते हैं लड़कियां, तो ये नहीं कि वहां से चल आई और यहाँ आने के बाद पता चला सुजी सर का तबीयत खराब, आज क्लास बंद है, ऐसा कभी नहीं होगा। और अगर कभी ऐसा बाय चांस हुआ तो उससे पहले आपको मैसेज पहुंच जाएगा कि कल क्लास, आज रात में ही मैसेज चला जाएगा। ये चीज रहेगा। हैंड रिटेन नोट्स, आपको जितने भी नोट्स देंगे कोई प्रिंटेड नहीं रहेगा, हैंड रिटेन नोट्स रहेगा, मेरे खुद के हाथों का लिखा हुआ नोट्स रहेगा। 5 ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चन तो मैं खुद से दूंगा, लेकिन इससे पहले जितने भी 5 साल तक बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन यहीं पे आपको करवाऊंगा, और फिर उसका फॉर्मेटिंग मैं अलग से आके बोर्ड पे आपको बताऊंगा। मोटिवेशनल, हर क्लास में जैसे ही आप एंट्री कीजिएगा 5 मिनट के लिए मोटिवेट हो जाइए एकदम पूरा, ताकि एक एनर्जी आपके अंदर बना रहे। बस में मोटिवेट हो जाता है इंसान तो लगता है कि नहीं मुझे जो पढ़ना है, आप बैठे हुए किस लिए, पढ़ने के लिए। 2 घंटे का टाइम चल रहा है, यानी 120 मिनट टाइम चल रहा है। 120 मिनट में सोचो कितने शब्दों का वार किया जाएगा आपके दिमाग के ऊपर, जरा अंदाजा लगाना। और 120 मिनट के टाइम में कम से कम लाखों शब्द का वार शब्द की बात कर रहा हूं, लाइनिंग तो खैर छोड़ दीजिए, सैकड़ों रहेगा, लेकिन शब्दों का वार तो लाखों रहेगा। और ये सारे शब्दों का वार आपके दिमाग में कलेक्ट होना, इसके लिए सबसे पहले मोटिवेट होना जरूरी है। जब आप मोटिवेट हो जाते हैं, उसके बाद जब शब्दों का खेल होगा तो आपका दिमाग जो है काम करना शुरू हो जाएगा और हर एक बात को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। ये चीजें रहेगी आपके इतिहास में। आइए अब थोड़ा सा इतिहास के बारे में समझते हैं। ये तो रहा रूल एंड रेगुलेशन, कैसे कैसे काम चलेगा, इतिहास को थोड़ा सा समझते हैं। इतिहास में आधुनिक इतिहास, दूसरा प्राचीन इतिहास, तीसरा मध्यकालीन इतिहास। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि सुजीत सर आधुनिक इतिहास के बाद प्राचीन लिखे, इससे बेहतर होता मध्यकालीन लिखते तब फिर प्राचीन लिखते। नहीं,
ऐसा, या फिर लगता होगा कि सुजीत सर पहले प्राचीन लिख दीजिए, प्राचीन के बाद मध्यकालीन लिख दीजिए, उसके बाद आधुनिक लिखिए, सीरीज में लिखिए सुजीत सर। मैं सीरीज में इसलिए नहीं लिखा हूं क्योंकि यहां नंबर ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लिख रहे हैं, आपको इसी अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। यहां पे जो बातें चल रही है ये प्रीलिम्स की चल रही है, और आज के डेट में प्रीलिम्स आपको पता ही है कितना बड़ा योगदान खेल कर रहा है। 108 कट ऑफ तो चल ही गया है, आगे आने वाले टाइम में न जाने कितना जाए, 115 के आसपास चल जाए, और आपका जब टाइमिंग आएगा तो हो सकता है 120 क्रॉस कर जाए। कहना भविष्य कोई नहीं जानता किसके हाथ में कहां तक पहुंचेगा, लेकिन बढ़ेगा घटेगा नहीं। क्लियर है? यहां से आधुनिक इतिहास में 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा, प्राचीन में 5 क्वेश्चन, समझ रही हैं आप समझ रही, और मध्यकालीन में 4 क्वेश्चन। यानी कि ज्यादा से ज्यादा फोकस देना किसमें है हमको, है आधुनिक इतिहास में। 25 नंबर का क्वेश्चन है। अगर टोटल को देखा जाए तो एक एवरेज मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 35 क्वेश्चन का टारगेट है। अगर 35 क्वेश्चन में जिस वक्त आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और अगर 30 आपका सही हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल पता कहां रहेगा, 7वें आसमान पे रहेगा। 30 क्वेश्चन सही रहने का मतलब समझ में आ रहा है, आपका सिलेक्शन हो रहा है। और किसी बच्चे का इसमें 17 क्वेश्चन सही हो रहा है, अब जरा बताना कॉन्फिडेंस कहां चला जाएगा? अब वो संभाल लेगा सिचुएशन को? कभी नहीं, सिचुएशन आपके हाथों से बाहर निकल जाएगा ये। यानी कि सुजीत सर अगर 30 नंबर हमको लाना है तो आपको इतिहास को पढ़ना नहीं है, इतिहास को सीखना होगा, तभी ये 30 नंबर आ सकता है, ऐसे नहीं आएगा। और इसको लाने के लिए कुछ ऐसी बातों पे ध्यान रखना है जिससे आसानी से आ जाए। इतिहास सबसे पहले तो डर ही पैदा करता है सबसे ज्यादा। अब एक मिनट जरा सोचिए कि 150 क्वेश्चन है, ये तो जानते हैं ना आप लोग, अभी बता के गए भी होंगे सर। 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन जो रहेगा वो सिर्फ इतिहास घेर के रखेगा। 300 नंबर मेंस का है, जरा एक मिनट इधर नजर दे दीजिए, फिर मैं बता रहा हूं। 114 नंबर इतिहास है मेंस में। आप ऑप्शन लीजिए या ना लीजिए, आपको मेंस में 114 नंबर का इतिहास लिखना ही लिखना है। आप ऑप्शन कोई भी लीजिए, आपको 35 नंबर का इतिहास लिखना ही लिखना होगा, उसका कोई उपाय नहीं है। 35 नंबर तक आपको पढ़ना ही है। और अगर मेंस में इतिहास है तो जाहिर सी बात है इंटरव्यू में तो आपको इतिहास से क्वेश्चन फेंकेगा ही फेंकेगा, क्योंकि कभी भी नंबर को घटाना है, स्टूडेंट को बाहर छटनी करना जिसको कहते नहीं है, हटाना है, तो इतिहास का क्वेश्चन दे दो, अपने ही बाहर निकल जाएगा। और अक्सर आप लोग भी टेस्ट बनाते होंगे या कुछ इधर उधर का जनरल कंपटीशन का भी कभी टेस्ट दिए होंगे, आपको जो सादा समस्या देखने के लिए मिलता है वो इतिहास में ही देखने के लिए मिलता है। इतना पुराना पुराना क्वेश्चन, इतिहास ये तो पुराना ही क्वेश्चन रहेगा, हमारे जन्म के समय का थोड़ी इतिहास का क्वेश्चन रहेगा, वो तो पुराना ही क्वेश्चन रहेगा। और अगर समझ में है तो आसानी से बता पाइएगा, नहीं समझ में है तो रटिएगा, और रटा हुआ चीज हमेशा धोखा देता है, जिसको कंफ्यूजन कहते हैं। 2 ऑप्शन तो हटा लिए, 2 ऑप्शन में जाके फंस गए, अब समझ में नहीं आता सुई सर ए या बी। अब उस दिन किसी भगवान की याद करते हैं, राम, अल्लाह, जीसस, और उस दिन सब छुट्टी में रहते हैं, संडे का दिन है, कोई भगवान का दिन भी नहीं होता, और यही वजह होता रिजल्ट होता नहीं है। इसी एग्जाम को सोमवार को ले ले तो फिर जय भोलेनाथ काम बन जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। अब ये तो आप देख ली नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रीलिम्स का। अब इसमें क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है से कोई मतलब नहीं है, क्या नहीं पढ़ना, ये चीज आना बेहद जरूरी है। जब तक ये नहीं समझिएगा तब तक, और ये चीज इतिहास में नहीं सारे सब्जेक्ट में एक बार पता हो जाए क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारा टाइम उसी में व्यक्त होता है जो हमें पढ़ना नहीं होता। आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, आपके लगने से नहीं होता, आपको आयोग के सिलेबस को खंगालना होगा। जब तक आयोग के सिलेबस को नहीं खंगालिएगा आप कभी भी जिंदगी भर ये नहीं पता कर पाइएगा कि पढ़ना हमें क्या नहीं है। क्या पढ़ना हो तो पता ही है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये पता ही नहीं होता है। किताब खरीद के लाते हैं, सब कुछ पढ़ना शुरू करते हैं, लाल कलम, पीला कलम, हरा कलम, नीला कलम से पूरा एकदम रंग देते हैं,
ऐसा रंग देते हैं कि मानो किताब ना होके एक चित्रकारी हो गया हो, पटना कलम शैली वाली। नहीं, ऐसी कंडीशन हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता नहीं होता सिलेबस क्या है, हमें पता ही नहीं होता है कि मुझे जहां जाना है उसका रास्ता क्या है। तो भटकना तो तय है, फिर से आपको लौट के उसी मोड़ पे आना होगा और फिर शुरुआत से तय करना होगा। इसलिए ये जानना बेहद, बाहर मत देखिए, ये जानना बेहद जरूरी है। क्या नहीं पढ़ना ये मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, इतिहास से डर लगता है। कौन कौन यहां पे बैठे हुए क्लास में जिनको इतिहास से वाकई में डर लगता है? आप भी बोलिएगा। हमको देखिए, उधर मत देखिए। किनको इतिहास से डर लगता है? जरा हाथ उठाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, तब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। शर्म से नहीं उठाना है क्या? तो उठाइए दिल से। हाँ, एक हुए, दो हुए, तीन हुए, देखिए धीरे धीरे और उठेगा। पीछे भी हाथ उठा दे। आप लोग नहीं उठाइएगा हाथ, आप लोग नहीं उठाइएगा हाथ। क्या डर नहीं लगता है? अरे वाह, तब तो एकदम वीर बहादुर है आप। आपको डर ही लगता है? अच्छा, नहीं लगता, रुको आओ क्लास में फिर पूछते हैं क्वेश्चन। आइए, इतिहास से डर लगता। पता है इतिहास से डर क्यों लगता है? इतिहास डरने का चीज नहीं है, हमें इतिहास को समझ में नहीं आती है। इतिहास इसीलिए डराता है। साइकिल चलाने में डर लगता था बचपन में, क्यों? मुझे क्वेश्चन बताओ, इसका जवाब। चलाने से पहले गिरने का डर रहता था। अभी हम चलाए भी नहीं है, टच भी नहीं किए हैं। टच तो करो ना, साइकिल गिर गया तो हाथ पैर टूट जाएगा, कट जाएगा और वो दर्द करेगा। लेकिन जब चला लेता है, जब सीख जाता है, तो वही व्यक्ति कल जो डर लग रहा था, आज जरा देखो तो, और चल रहा, हाथ छोड़ कर साइकिल जा रहा, वो ऐसा किए हुए है। और देखो को, ओ माय गॉड, टॉम क्रूज जा रहा है। ये कैसे हो गया? आपने देखा उसी बच्चे को जो कल डर रहा था हैंडल पकड़ने से, और आज क्या हैंडल छोड़ के चला रहा, और पापा को कहना पड़ रहा नालायक पैदा हुए हो क्या? आपने देखा क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसको चलाने के लिए जो विधि होती है वो समझ गया, सीख गया कि कैसे चलाना है, कितने एंगल पे रखना है, किस स्पीड पे रखना है, जिससे हमारा साइकिल क्या होगा, हमारे कंट्रोल में रहेगा। हमें इतिहास में ही दिक्कत है, इतिहास पता ही नहीं इतिहास क्या है। इतिहास बीती हुई घटना का समन्वय तरीके से अध्ययन करना ही इतिहास है। जो बीती हुई घटना है उसको व्यवस्थित तरीके से जब आप अध्ययन करते हैं, उसी को इतिहास करते हैं। इतिहास में ही इतिहास का डिफिनेशन छुपा हुआ है, इतिहास में ही इतिहास का डर भी छुपा हुआ है। आप देखो ना, हर चीज को, इतिहास को अगर व्यवस्थित तरीके से जिस दिन पढ़ लिए, इतिहास आपको कभी डराएगा नहीं। आप खेलिएगा इतिहास में, प्रॉब्लम होता है हमें बताने ही वाला कोई नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आधुनिक भारत तो सबको पढ़ा होगा। आधुनिक भारत शुरुआत कब होता है? 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, आधुनिक भारत का जन्म हो जाता। ये तो अच्छे से सब लोग जान रहे हैं। अब हम क्या करें, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, आधुनिक भारत का जन्म, यानी यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो रहा है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम छोड़ दें और शुरुआत कर दें 1857 की क्रांति में, और हम बोल दें रुको, टेंशन मत लो, जो इंपॉर्टेंट है मुझे पढ़ाने दो, उसके बाद हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन आएंगे, और वहां के बाद सीधे भारत छोड़ो क्रांति में चले जाएं, आंदोलन में, वहां के बाद फिर से रिटर्न हो जाएं, और रिटर्न होकर फिर से शुरू कर दें आदिवासी आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन। आपको क्या लगता है कभी आप सीख पाइएगा हमसे इतिहास? है आप में हिम्मत? और हमारी ताकत है, एनर्जी है कि हम आपको सिखा देंगे इतिहास। लेकिन इतिहास तो हम सब कुछ कंप्लीट करवा दिया, देख लीजिए सिलेबस। लेकिन हमने व्यवस्थित तरीके से नहीं, अव्यवस्थित तरीके से आपको कंप्लीट करवाया हूं। और जब अव्यवस्थित तरीके से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो इतिहास कभी आप सीखिएगा नहीं, और जब सीखिएगा नहीं तो हमेशा डर बना रहेगा। हमेशा। एक बार अगर कोई गिर जाता साइकिल से, पहली बार चलाया और पहली बार में गिर गया, उसके बाद तो उसकी नानी दादी सब याद आ जाती है ना। जहर दे दो फिर भी साइकिल पे चढ़ने के लिए तैयार होने होता है, लेकिन फिर भी उसको हिम्मत दो, मोटिवेट करो, एक बार, बस एक बार कोशिश। और बेचारा सही से एक बार बैठ गया, अगली बार गिरा नहीं बल्कि लेक जाके बड़ा नाला में कूद गया। उसके बाद जरा उसको कोशिश करके समझाना, तो कोशिश करने तुम आओगे ना, तुम्ही को उठा के फेंक देगा। होता है ऐसा लाइफ में, ये रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। इतिहास भी वही है। अगर एक बार गलत तरीके से गलत इंसान के हाथ में पढ़ लिए इतिहास को, उसका लाख कोशिश कोई कर ले, आपको इतिहास समझ में नहीं आएगा। और फिर यही इतिहास एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब सीनियर, दोस्त या टॉपर ये कहेंगे इतिहास को रटो, बहुत रटना पड़ता है, बहुत लंबा सिलेबस है,
खेल नहीं है, हद बात हो, लंबा सिलेबस होगा क्यों नहीं? इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहा है, जो घर का मालिक होगा तो उसका तो दायरा भी बड़ा होगा ना। नौकर का दायरा छोटा होगा और मालिक का दायरा क्या होगा? बड़ा होगा। इतिहास मालिक है ही है, मदर ऑफ सिविल सर्विसेज है। ये मेरा मत समझना कि मेरा इतिहास है, आयोग का इतिहास है। अगर मदर ऑफ सिविल सर्विसेज है, 35 नंबर आधुनिक भारत में ला रहा है, यानी पूरा का पूरा प्रीलिम्स में ला रहा है, 114 नंबर मेंस में ला रहा है, 20-30 नंबर आपको इंटरव्यू में दे रहा है, तो फिर इतिहास तीनों जगह तो अपना गेम खेल रहा है। तब जब इतिहास ऑप्शनल नहीं है, और जब इतिहास ऑप्शनल रहेगा तो फिर 300 नंबर का और गेम खेलो अपने ऑप्शन में ले जाके, तो फिर इतिहास बड़ा क्यों ना हो? आप ही देख लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतिहास बड़ा है तो बड़ा योगदान भी तो दे रहा, बड़ा नंबर भी तो हमको दे रहा, क्या नहीं दे रहा? तो जो जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा नंबर तो देगा ही देगा। और ये भ्रांतियां धीरे धीरे ऐसा फैल जाता है कि देखते देखते दिमाग में ये आता, पता है मौसी जी की बेटी 15 साल हो गया, 10 साल से तैयारी कर रही पटना में, बार बार इंटरव्यू में फेल करते जा रही है, नहीं पास की है, बोली है इतिहास नहीं लेने के लिए। अब 15 साल में मौसी जी की बेटी नहीं पास की है तो इसका मतलब तय हो गया तो तुम 20 साल में नहीं पास करोगे। ये किसने बता दिया तुमको? और ये कहां से तुम एक्सेप्ट कर लिए बात को? हो सकता है वो 15 दिन में पास नहीं की और तुम 1.5 साल में पास कर जाओ। आपको क्या किया गया? उस सब्जेक्ट से हटा दिया गया। कोई भी सब्जेक्ट, इतिहास को तो सेंटर में इसलिए लेके बोल रहे हैं क्योंकि इतिहास मेरा, कोई भी सब्जेक्ट जो आपका इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट से कोई बाहर घुमा रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो नहीं चाहता आपको वो सब्जेक्ट दिलवाए, और ये चीज होना बेहद जरूरी है। तो इतिहास बड़ा है तो स्वाभाविक है कि इतिहास से लोग को लगता है पहले पहले इतिहास को समझो ना, फिर इतिहास तो सबसे छोटा सब्जेक्ट है, इतिहास बउआ वाला सब्जेक्ट है। एक बार बस समझ में आ जाए कहानी तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ है ही नहीं इतिहास है। अभी खड़े खड़े यहां पे बोल के बता दूंगा, आपको 35 नंबर चाहिए ना, 35 ही नंबर चाहिए ना। आधुनिक भारत में अगर हम शुरुआत करेंगे तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से शुरू करेंगे। यूरोपीय कंपनियों के आगमन से 4 कंपनियां आ रही है, चारों के बारे में पढ़ लीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा वहां से, उत्तर मुगल कालीन पूछेगा। कहां से? औरंगजेब की मृत्यु के बाद में, जब स्टार्टिंग बहादुर शाह जफर से शुरू होता है और बहादुर शाह द्वितीय के टाइम तक खत्म होता है 1857 की क्रांति, इसके बीच को पढ़ लीजिए। यहां के बाद जितने भी जनजातीय आंदोलन हो रहा है उसको पढ़ लीजिए, और यही जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन के बाद जो आंदोलन शुरू हो रहा है वो 1857 की क्रांति शुरू हो रही है। इसी के बाद, क्योंकि संथाल विद्रोह जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति शुरू हो रहा है। कैनिंग के टाइम में थोड़ा सा हल्का सा पकड़िए ना तो मजा आ जाएगा। और यहां के बाद धीरे धीरे ये स्थितियां शुरू हो जाती है, और इसी में ही कहीं ना कहीं नींव छुपी होती है 1885 का कांग्रेस का स्थापना, या गठन। कांग्रेस की स्थापना शुरू हो जाती है तो फिर 1905 का स्वदेशी आंदोलन, जिसको बंगाल आंदोलन भी आप कहते हैं, या बंगाल विभाजन कहिए, कर्जन के टाइम में विभाजित हो जाता है। और जब ये विभाजित हो जाता है बंगाल, तो यहीं पे मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। अभी तक कांग्रेस थी, अब मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। और जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई तो पहली बार जो है अहिंसा के रूप में, अहिंसा के साथ में एक आंदोलन हो रहा, सत्य और अहिंसा पे आधारित, जिसका नाम होता है चंपारण आंदोलन। यानी कि गांधी जी की एंट्री हो गई है, पूरा का पूरा गांधी युग हो गया खत्म। यही है सिलेबस आपका, बस इतना ही। हां, अब चंपारण हो गया तो चंपारण के बाद में आगे चलने के बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेरा आंदोलन, उसके बाद एक सबसे बड़ा आंदोलन जो होगा वो क्या होगा? असहयोग आंदोलन। असहयोग से थोड़ा सा पहले भी बता देंगे, खिलाफत आंदोलन, 1919 के रोलेट एक्ट बता देंगे, उसी के इर्द गिर्द रहेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड बता देंगे 13 अप्रैल 1919 को। और वहां के बाद फिर से एक बड़ा आंदोलन होगा जो नाम आएगा इतिहास में, सबने आंदोलन। वहां से लास्ट जो चलेंगे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, काम खत्म है। यही तो सिलेबस है आपका, जाके देख लीजिए। अब बात रही प्राचीन में क्या है, 4 चैप्टर बस पढ़ना, गिना हुआ हाथ पे है। पहला जो है हड़प्पा है, बता दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? यहां लिखे नहीं, बस आपको बोल जाए तो दिमाग में चला ही जाएगा। हड़प्पा है, हड़प्पा से क्वेश्चन पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन बस।